हिंदी में है, दो गुजराती में है। एक पत्रिका एकदम छोटी है, सिर्फ 2 पेज की है हिंदी में, आगे पीछे। मैं आपसे विनती करूंगा कि ये पत्रिकाएं आप पढ़ें। अभी बापूजी पे जो गलत आरोप लगे हैं, और आरोप के साथ साथ देखना है कि कुछ सामान्य मुद्दे की उम्र क्या है, जिसने आरोप लगाया उसकी उम्र क्या है। तो अदालत ने 1 साल तक अभी डिसाइड नहीं किया, ये तय नहीं किया कि उम्र क्या है। उम्र पता लगाने में इतना टाइम लगता है। उसके लिए जो मेडिकल टेस्ट होता है, जिसे बोन टेस्ट कहते हैं, वो बोन टेस्ट नहीं कराते। एक सर्टिफिकेट कहता है कि उम्र 18.5 साल है, दूसरा सर्टिफिकेट कहता है 16.5 साल है। तो जो सर्टिफिकेट पहला है वो कहता है 18.5 साल का है। जब पहली स्कूल में एडमिट किया था और उसमें जो सर्टिफिकेट है वो कहता है 18.5 साल का है, तो वो सर्टिफिकेट मान्य रखना चाहिए उसके बजाय के। और अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि कौन सा सर्टिफिकेट मानना चाहिए। और ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, बापूजी करोड़ों व्यक्ति से जुड़े हैं। जब ये पूरा प्रचार शुरू हुआ, कुप्रचार शुरू हुआ, तब मैं काफी अपने दोस्तों को बताता था, तो उन्हें पता ही नहीं था कि बापूजी ने कितने काम किए। जैसे मैं जैन हूँ, जैन हिंदू हूँ, तो मैंने अपने जैन दोस्तों से बताया कि भारत में पिछले 20 वर्षों में जीवदया पे सबसे ज्यादा काम किसने किया है। तो कोई ने एक नाम दिया, दूसरा नाम दिया। मैंने कहा कि करोड़ों आदिवासी जो कि उनकी दिनचर्या थी कि वो मीट खाते थे, शराब पीते थे, वर्षों से खाते थे, सदियों से खाते थे, बापूजी ने उनको मीट वगैरह खाना नहीं चाहिए ये शिक्षा दी, उनको शाकाहारी बनाया, उनकी शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की उनकी लत छुड़ाई। तो यदि किसी ने जीवदया पे सबसे ज्यादा काम किया पिछले 20 वर्षों में, तो वो आशाराम बापूजी ने। तो ये बात उन्हें पता लगी, तो उन्हें भी लगा कि बात में कुछ सच्चाई है, क्योंकि आदिवासी एरिया में तो कुछ धर्मांतरण के काम करने वाले लोग हैं, या तो आशाराम बापू के साधक है, और तो कोई आदिवासी विस्तारों में कोई आपको दिखेंगे नहीं। मेरे कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि आदिवासी विस्तार में जाते हैं, कि वहां पे कुछ घरों में जाओ तो धर्मांतरण करने वाले लोगों के कैलेंडर होते हैं, और बाकी घरों में जाओ तो आशाराम बापू के कैलेंडर होते हैं। यदि कोई आदिवासी या ग्रामीण विस्तारों में, जो बहुत पिछड़े हुए ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे कोई हिंदू धर्म को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे ज्यादा आशाराम बापू जी है। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, जीवदया में यदि सबसे ज्यादा काम किया है या काफी ज्यादा काम किया है पिछले 10 वर्षों में, 20 वर्षों में, तो आशाराम बापू। फिर मैंने कहा कि इतने सारे लोग शराब पीते थे, पूरे भारत में आज भी पीते हैं, तो किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा डी एडिक्शन कराया? डी एडिक्शन यानी व्यसन मुक्ति। तो उनको भी पता नहीं था, कोई ये नाम दे, वो नाम दे। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा शराब पिछड़े वर्गों में पीते थे, आदिवासी है, दलित है, ओबीसी है, सब है, हर एक वर्ग के लोग हैं। सबसे ज्यादा व्यसन मुक्ति काम बापूजी ने किया। तो इस तरह से बहुत सारी बातें थी, उनको पता नहीं थी। अब हम कहें कि मीडिया ने ये बात नहीं बताई, तो भाई राक्षस का तो काम है कि वो अच्छे काम में विघ्न पैदा करे। हम ऐसा थोड़ा कहते कि कश्मीर की समस्या वो पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान में सहयोग नहीं दे रहा, पाकिस्तान का काम ही है हमारी मुसीबतें खड़ा करना। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये चैनल ने हमें सहयोग नहीं दिया, ये चैनल हमारी अच्छी बात नहीं बताता, वो तो कभी नहीं बताने वाले, 100 साल में भी नहीं बताने वाले। लेकिन यहाँ आता है दूरदर्शन की चैनल का, कि दूरदर्शन तो हमारे नागरिकों के पैसे भी चलते हैं। हमने नागरिकों ने ही तो दूरदर्शन को मुफ्त में जमीनें दी है। तो दूरदर्शन ने भारत के साधु संतों के बारे में, बापूजी के बारे में, अन्य संतों के बारे में बातें सारे नागरिकों तक क्यों नहीं बचे? जो चैनल हमारे पैसे पे नहीं चलता और हमारा दुश्मन चैनल है, उसका दोष है नहीं है, वो बाजू में रखें। लेकिन जो चैनल हमारे नागरिकों के पैसे नहीं चलता है, आप टैक्स देते हो, आप माचिस खरीदते हो, टैक्स देते हो, आप जमीन खरीदते हो, स्टैंप ड्यूटी देते हो, और आपके टैक्स के दिए हुए पैसों से ये दूरदर्शन का चैनल पूरा चल रहा है। और आज तक कभी दूरदर्शन ने दिखाया कि कितने अच्छे काम हो रहे हैं। मतलब अक्सर हम दूरदर्शन में पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं कि ये मर्डर हो गया, ये क्राइम हो गया, तो वो तो ठीक है, आता रहता है। मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ कि एक खबर सुनो, ये गांव है 300, 400, 500 लोगों का, वहां पे पहले लोग शराब पीते थे, डकैती करते थे, मांस मछली भी खाते थे, आपस में झगड़े भी करते थे, और वहां पे कुछ आशाराम बापू के साधक थे, और 6 महीने में, 8 महीने में पूरे गांव का हुलिया बदल गया। और वहां पे कोई शराब नहीं पीता, वहां पे कोई क्राइम नहीं करता, डकैतियां बंद
हो गई, आसपास के एरिया के लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई हमें बहुत राहत मिल गई। तो ये खबर बाकी अखबार दिखाए ना दिखाए, बाकी चैनल ना दिखाए, दूरदर्शन क्यों नहीं दिखा रहा? तो यहाँ पे आता है राइट टू रिकॉल दूरदर्शन का कंसेप्ट। राइट टू रिकॉल मतलब क्या? बहुत सादी सी बात है। राइट टू रिकॉल कि आपने किसी व्यक्ति को नौकरी पे रखा और वो आपका ठीक से काम नहीं करा तो आपने उसको निकाल दिया। बहुत साधारण बात है और कुछ लंबी बात है। जैसे अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक जज था, वो अनाप शनाप जजमेंट देने उसने शुरू कर दिए, पता नहीं क्या हो गया उसको। तो 2 साल बाद लोगों ने उसको नौकरी से निकाल दिया। लोगों ने, एमएलए एमपी ने नहीं निकाला था, वहां पे वोटिंग हुई, लोगों ने उसको नौकरी से निकाल दिया। इसी तरह से जापान में कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, जापान की सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, तो 5 साल के बाद जब इलेक्शन होता है, सांसदों का इलेक्शन होता है, तो बैलेट पेपर पे एक प्रश्न रखा जाता है कि क्या आप इस जज को नौकरी में चालू रखना चाहते हैं या जज को नौकरी से निकालना चाहते हैं? पब्लिक को प्रश्न पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जज आया है, आप इस जज को नौकरी में चालू रखना चाहते हैं या नौकरी से निकालना चाहते हैं? और यदि मेजॉरिटी पब्लिक कहे कि हम इस जज को नौकरी से निकाल देना चाहते हैं तो जज की नौकरी समाप्त हो जाती है। इसी तरह से अमेरिका में क्राइम, करप्शन, पुलिस में करप्शन कम क्यों है? आपके बहुत सारे रिश्तेदार अमेरिका में होगा, कभी पूछना कि वहां पे कभी ट्रैफिक कांस्टेबल ने पैसा मांगा, किसी ने ट्रैफिक लाल लाइट जम कर दिया, ओवर स्पीड हो गई, तो कहेगा नहीं ट्रैफिक पुलिस ने पैसा नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वहां राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है, यानी नागरिक है, वो पुलिस कमिश्नर को मेजॉरिटी वोटिंग में पूरी प्रक्रिया होती है उसके द्वारा कर सकते हैं। दूसरी बात आती है जूरी सिस्टम। आपने अक्सर अपने बुजुर्गों के वो कहते होंगे कि भाई अंग्रेजों के समय में मिलावट नहीं थी, अंग्रेजों के समय में अदालत में फैसले बहुत जल्दी आ जाते थे। कुछ बुजुर्ग, मतलब मेरी उम्र 45 साल है और मैं जब छोटा था तब मेरे कुछ बुजुर्ग होते थे 70-80 साल के, मतलब अब तो उनका देहांत हो गया, तो वो कहते थे कि अंग्रेजों के समय में गुंडागर्दी कम होती थी। क्यों कम होती थी? क्योंकि उस समय अदालत में जूरी सिस्टम थी। जूरी सिस्टम यानी क्या कि एक मुकदमा आता है तो जज है वो फैसला नहीं सुनाता, उस जिले के वोटर लिस्ट में से रैंडम सिलेक्शन से, लॉटरी से 12, 15, 20, 25 नागरिकों को बुलाया जाता है, वो पूरा केस सुनते हैं और फिर वो जजमेंट देते हैं। यार हर एक केस में अलग अलग 25 नागरिक होते हैं, हर एक केस में अलग अलग 12 नागरिक होते हैं, हर एक केस में अलग अलग 20, 25, 50 नागरिक होते हैं। और उसका फायदा क्या, उसका फर्क क्या पड़ता है कि जज के ऊपर बहुत सारे दबाव आते हैं, उसकी सांठ-गांठ, ये सब जूरी सिस्टम में ये सारे प्रॉब्लम निकल जाते हैं। और दूसरा कि एक जूरी को एक ही केस दिया जाता है, तो सुबह 10 से लेकर 4 तक एक ही केस चलता है। और 99% जूरी सिस्टम में जो केस होते हैं उसका जजमेंट हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में आता है। 1-1 साल तक वेट नहीं करना पड़ता। अभी तो आपने जो बापू के सामने जो केस हुआ उसमें 1 साल में तो यही तय नहीं कर पाए कि कौन सा कानून इसमें अप्लाई करना है, वो पोक्सो नाम का कानून है, वो अप्लाई करना है या नहीं, कोई तय नहीं कर पाए। तो ये समस्या हमारी अकेले की नहीं है, बापूजी अकेले की नहीं है, करोड़ों लोगों की है। अब हम इसे कैसे निपटा सकते हैं कि भारत में बापूजी के साथ 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ लोग जुड़े हैं। वो जानते हैं कि बापूजी ने इतने अच्छे काम किए, व्यसन मुक्ति के, लोगों को शाकाहारी बनाने के और लोगों को धंधा रोजगार सिखाने के बहुत सारे अच्छे काम उन्होंने किए। उनको जो गुरुकुल पढ़ रहे हैं वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बाकी 120 करोड़ है उसमें मीडिया ने इतना जहर उनके दिमाग में डाल दिया है कि हम उनसे बात करने जाते हैं तो वो शायद बात भी सुनने से मना करते हैं। उसमें उनकी गलती भी नहीं है। देखो, हम उनकी गलती निकाले वो 120 करोड़ लोगों की, वो भी ठीक नहीं, क्योंकि उनके पास एक ही अखबार आता है, वो एक ही टीवी चैनल देखते हैं और उस टीवी चैनल में जहर के सिवा कुछ नहीं है। और दूरदर्शन है, वो कुछ दिखाता नहीं है। दूरदर्शन को जो देश की सारी अच्छी खबरें पहुंचानी चाहिए, जो देश में अच्छा काम कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि उसका पैसा तो हम नागरिक दे रहे हैं, हम अपने टैक्स से दे रहे हैं, हम सरकार उसको दे रही है, वो कुछ पता नहीं। तो हम उनके सामने एक बात रखें कि भाई देखो, हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही केस निपटाना है। भारत में 3 करोड़ केस है अदालतों में, हम चाहते हैं कि सारे 3 करोड़ केस है वो महीने, 2 महीने, 3 महीने में निपट जाए। कैसे? कि भारत में जूरी सिस्टम आए, भारत में राइट टू रिकॉल जज आए, जैसे अमेरिका में है, जापान में है कि राइट टू रिकॉल जज, ये सारे कानून हम भारत में लाना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति शायद बापूजी का विरोधी है, विरोधी क्यों है? क्योंकि
सरकार का तंत्र सुधारने की कर रहा है। चलो इसकी बात देख लेते हैं क्या है। तो कौन से ज्यूरी सिस्टम के कानून से अदालत सुधर सकती है, राइट टू रिकॉल से सुधर सकती है, वो मैंने इस पत्रिका में बताया है। उसका विस्तृत वर्णन ये 10 पेज की पत्रिका है। और हम ये ज्यूरी सिस्टम का, राइट टू रिकॉल का कानून भारत में कैसे ला सकते हैं? हम अपने एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेज सकते हैं कि हमें ये कानून चाहिए। आपके सबके पास मोबाइल है, मैंने इसमें एसएमएस लिखा है, वो एसएमएस आप मोबाइल में टाइप कर लीजिए। टाइप नहीं हो सकता तो आप किसी और से कहिए कि वो टाइप करके आपको फॉरवर्ड कर दे। एमपी का मोबाइल नंबर है, वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। आपको वेबसाइट चलाने नहीं आता, आपके किसी मित्र को आता होगा। मान लो एमपी ने अपना मोबाइल नंबर नहीं रखा वेबसाइट पे, तो उसी पार्टी के भी दूसरे किसी एमपी को मोबाइल से भेजिए। मान लो कि आपका एमपी कांग्रेस का XYZ है, उसका मोबाइल नंबर नहीं है, तो आसपास कोई कांग्रेस का दूसरा एमपी होगा जिसका मोबाइल नंबर नेट पे होगा, उस मोबाइल नंबर पे भेजिए। आप 2-4 लोगों से, 5 लोगों से पूछोगे तो आपको अपने एमपी का मोबाइल नंबर मिल जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बापूजी को छोड़ दो या उस तरह का कोई एसएमएस नहीं है। यह है कि हमें भारत की अदालतें सुधारनी है। भारत में जितने 3 करोड़ केस है, हमें सारे 3 करोड़ का जल्दी से जल्दी न्यायपूर्वक निपटारा करना है। और हमको ये कानून हमारे भारत के गैजेट, यानी कि कानून पोथी, उसको गैजेट बोलते हैं, उसमें छपवाने हैं। और तो ये 3 एसएमएस मैंने इसमें दिए हैं। ज्यूरी प्रथा का संक्षिप्त वर्णन मैंने इस पैम्फलेट के पीछे दिया है और विस्तृत वर्णन मैंने दूसरे पैम्फलेट में दिया। एक हिंदी में है, गुजराती में है। तो जब आप बाहर जाएंगे तो वहाँ गेट पे मैं और मेरे वॉलंटियर खड़े होंगे, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप एक पत्रिका ले लें और अपने ज्यूरी प्रथा क्या है, राइट टू रिकॉल क्या है, ये समझने का कोशिश करें। फिर यहाँ पे योगेश भाई है, श्रीनिवास भाई है, जो ऋषिकेशन चलाते हैं, मैंने उनसे भी बात की है, आप उनसे भी विस्तार में पूछ सकते हैं। तो बाद में मेरा किसी और दिन प्रवचन रखेंगे, तभी मैं आपको विस्तार से बात करूंगा। अभी थोड़ा समय कम है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत में कानून सुधारने के आप प्रयत्न शुरू करेंगे तो भारत में जो 120 करोड़ लोग हैं, जिसमें मीडिया ने इतना जहर बोल दिया है, उनका भी समर्थन प्राप्त हो जाएगा, उनका भी सहयोग हमें प्राप्त मिल जाएगा। इसमें थोड़ी सी बुद्धि इस तरह से लगानी की, यदि कछुए से लड़ाई करनी है और हमने उसकी पीठ पे मुक्का मारा तो हमारा हाथ टूट जाएगा, हमारा नुकसान। मीडिया को हमें एक्सपोज करना है, तो मीडिया को हम कैसे एक्सपोज कर सकते हैं कि भाई हमें राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन का कानून चाहिए, कि भाई पब्लिक को दूरदर्शन का चेयरमैन अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि निकम्मा है, काम ही नहीं करता। जो चीजें उसको दिखानी चाहिए वो दिखा नहीं रहा। और मेरी मर्जी है कि मैं इस चेयरमैन को नहीं चाहता, मैं इसको चाहता हूँ, मेरा एसएमएस से मैं वोट कर रहा हूँ, मुझे ये चेयरमैन को निकालेंगे, पकड़ो। तो जैसे जैसे दूरदर्शन सुधरेगा और दूरदर्शन सच्ची खबरें लोगों को बताना शुरू करेगा, अपने आप जो मीडिया, प्राइवेट मीडिया जो है, जो गलत खबरें फैला रहा है, उसका प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। जब सैकड़ों लोग सुनेंगे और जानेंगे कि भाई करोड़ों लोग जो एक समय में मीट खाते थे, शराब पीते थे, आज उन्होंने